प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अध्यापिका संगीता कक्कड़। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का 5वां पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ने वाले हैं। इसकी लेखिका हैं चपला देवी। बच्चों, इस पाठ का संबंध हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम से है। आपने विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों में स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे आशा है आप उत्तर अवश्य दे पाएंगे। सबसे पहले बताइए कि ये संग्राम बड़े पैमाने पर कब शुरू हुआ था? कौन से साल में? याद है आपको? बताइए। जी हाँ, 1857 में। अच्छा, ये बताइए कि इसका आरंभ करने में किस व्यक्ति का हाथ था? आपने पढ़ा होगा, उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। इसका आरंभ किस घटना से हुआ था? बता सकते हैं? जी हाँ, सिपाहियों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनमें ये बात फैल गई थी कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध था। अच्छा, क्या केवल यही एक कारण था जिसके लिए भारत में एक बड़े पैमाने पर ये संग्राम शुरू हो गया? नहीं, केवल ये कारण नहीं था। भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का कार्य किया। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेजी शासन पूरी तरह हिल गया, है ना? तो मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं। अच्छा, मंगल पांडे के अलावा और किन-किन लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया था? बताइए, आपने कई कक्षाओं में पढ़ा है उनके बारे में। इस आंदोलन के नेताओं में से कौन थे मुख्य? महारानी लक्ष्मीबाई, धुंधुपत नाना साहब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला। ये हैं कुछ नाम। बच्चों, हमारा आज का पाठ नाना साहब की वीर, निडर, देशभक्त पुत्री के बारे में है, जिसे नाना साहब युद्ध पर जाते समय अपने साथ ना ले जा सके और अंग्रेजों ने उस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया ना दिखाई और उसे आग में जलाकर भस्म कर दिया। यह पाठ चपला देवी जी द्वारा लिखा गया है, जिसे उन्होंने अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच के 1930 में छपे बलिदान अंक में लिखा था। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया था। ऐसे लेखन लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का सकते थे, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस अंक को निकलते ही जब्त कर लिया था। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का
राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म करने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर एक अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे, ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाएं, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से
नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा? अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहां जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? हमें इस पाठ में इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उस समय भारत का माहौल कैसा था और अंग्रेजी सरकार भारतीयों के साथ किस तरह से व्यवहार करती थी, कितनी क्रूरता करती थी। तो आइए अब कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इस पाठ में आई बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न सुनिए, पाठ की लेखिका का नाम बताइए बच्चों, क्या नाम था? उत्तर के लिए विकल्प हैं निर्मला देवी, लक्ष्मीबाई, चपला देवी या संतोष यादव। बताइए आपका क्या उत्तर है? सही उत्तर है चपला देवी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इस पाठ को किस पत्रिका में छापा गया था? विकल्प सुनिए, हिंदू पंच, चांद, हंस या कामिनी। पत्रिका का नाम बताइए, क्या है सही उत्तर? हिंदू पंच। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मैना किसकी पुत्री थी? उत्तर के लिए विकल्प हैं
अजीमुल्ला, नाना साहब, बाजीराव या तांत्या टोपे? क्या है सही उत्तर? नाना साहब, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न सुनिए। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? विकल्प हैं धुंधुपत नाना साहब, असीम नाना साहब, बाजीराव नाना साहब या इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर बताइए? धुंधुपत नाना साहब। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न। मैना जनरल आउटरम की ओर देखकर किस स्वर में बोली थी? विकल्प हैं ऊंचे स्वर में, धीमे स्वर में, आर्त स्वर में या इनमें से कोई नहीं। आपका क्या है उत्तर बच्चों? तीसरा विकल्प, आर्त स्वर में। अगला प्रश्न। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? विकल्प हैं पिता से मिलना, दूसरा युद्ध करना, तीसरा जी भरकर रोना, चौथा मेरी से मिलना। बताइए कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है जी भरकर रोना। 7वां प्रश्न है जनरल आउटरम ने उसे क्या कहकर गिरफ्तार किया था? उत्तर के लिए विकल्प हैं अंग्रेजी सरकार की आज्ञा है, दूसरा तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तीसरा तुम्हारे पिता अपराधी थे और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर बताइए जल्दी से। सही उत्तर है अंग्रेजी सरकार की आज्ञा है। अगला प्रश्न है मैना से सेनापति हे को सहानुभूति क्यों हुई? उत्तर के लिए विकल्प हैं वह उसकी पुत्री की सहचरी थी, या वह बहादुर थी, या वह सुंदर थी, या फिर सेनापति दयालु था। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है वह उसकी पुत्री की सहचरी थी। अगला प्रश्न सुनिए। अंग्रेजी सेना नाना साहब का वास स्थान क्यों नष्ट करना चाहती थी? उत्तर के लिए विकल्प हैं अंग्रेजी जनता को उस पर गुस्सा था, दूसरा विकल्प अंग्रेजी सरकार का हुक्म था, तीसरा विकल्प उसने अंग्रेजी नर नारियों की हत्या की थी, या चौथा विकल्प ये सभी। बताइए आपका उत्तर क्या है? उत्तर है ये सभी। ये तीनों वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न। मैना से जो व्यवहार किया गया उससे अंग्रेजी सरकार का कौन सा रवैया प्रकट होता है? उत्तर के लिए विकल्प हैं भलाई, क्रूरता, परोपकार या अच्छा। बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है क्रूरता। सही। अगला प्रश्न सुनिए। सेनापति हे की पुत्री जो मैना की सहचरी थी उसका क्या नाम था? विकल्प सुनिए मेरी, तेरी, चैरी या सुंदरी। क्या है सही उत्तर? मेरी। उसका नाम मेरी था। आइए अब पाठ में आए कुछ शब्दों पर गौर करते हैं। पाठ से यह वाक्य देखिए। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। इतिहासवेत्ता यानी इतिहास का जानकार। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे भविष्यवेत्ता अर्थात भविष्य को जानने वाला। फिर है विज्ञानवेत्ता यानी विज्ञान को जानने वाला। अगला वाक्य देखिए। एक बालिका नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। यह वाक्य भी आपकी पुस्तक से है, इस पाठ से है। प्रासाद का मतलब तो होता है महल। भग्नावशिष्ट का क्या अर्थ होगा? भग्न यानी टूटा हुआ, भग्नावशिष्ट यानी खंडर।
जो मकान टूट चुका था तोपों के गोले से, उस पर बैठी वह रो रही थी, तो वह खंडर पर बैठी थी। अगला शब्द इस वाक्य में देखिए, उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अल्प वयस का अर्थ बताइए, क्या होगा अर्थ? अल्प यानी कम। इसका अर्थ हुआ, अल्प वयस का अर्थ हुआ कम उम्र। वह लड़की कम उम्र की थी। अब हम आ पहुंचे हैं पाठ के उस भाग में जहां हम पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न सुनिए, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? बताइए, याद कीजिए। उसने उसे कहा था, अंग्रेजों के दोषी नाना साहब हैं, मकान का इसमें क्या दोष है? फिर वह बोली थी, वह बचपन से यहाँ रह रही है, यह स्थान उसे बहुत प्रिय है। और अंत में उसने तर्क दिया कि सेनापति हे, आपको मैं अपना परिचय देती हूँ, आपकी पुत्री मेरी सहेली थी। तो इस प्रकार अलग अलग तर्क देने से वह सेनापति हे की सहानुभूति जीत पाई। अगला प्रश्न देखिए, बालिका मैना के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी? बताइए बच्चों। जैसे कि वह वाक चतुर बालिका थी, अर्थात उसने बहुत अच्छी तरह से बात करके सेनापति हे को प्रभावित किया। उसके बाद उसमें क्या गुण था? उसके मन में अपनी पैतृक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका मकान गिरा दिया जाए। इसके लिए उसने भरसक प्रयत्न किया। इसके बाद उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। वह एक साहसी लड़की थी। फिर बच्चों, उसमें आत्म बलिदान की भावना भी थी। वह डरी नहीं और खुशी खुशी अपने आप को बलिदान कर दिया। इसके अलावा मैना बहुत भावुक भी थी, तभी वह मकान के जल जाने पर इतनी दुखी थी और कितने समय तक रोती रही। एक और प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? जो कि लेखन अभी हम पढ़कर चुके हैं, यह पाठ, इस तरह की बातें पढ़कर लोगों पर क्या असर होता होगा? तो बच्चों, समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने में लेखन कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, हमेशा ही। लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश की भावना जागृत हुई होगी। लोगों को मैना के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा भी मिली होगी। तो विद्यार्थियों, ये सब पढ़ने के बाद यहाँ मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ओजपूर्ण कविता झांसी की रानी बहुत याद आ रही है। इस कविता में 1857 के संग्राम, उसमें भाग लेने वाले वीर वीरांगनाओं व उस समय के माहौल के बारे में बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है। आइए पाठ समाप्त करने से पहले इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। तो सुनिए यह कविता और मेरे साथ बोलने की कोशिश भी करिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उस समय के माहौल के बारे में कुछ पंक्तियां।
महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर जिन लोगों ने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया, उनके बारे में कवयित्री ने लिखा है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपत तांत्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कितनी जोश भरी है ये कविता, जो एक मुर्दा शरीर में भी जान फूंक दे। बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का पाठ संपूर्ण होता है। बोलिए मेरे साथ, जय भारत। नमस्कार।